हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि एक शॉर्ट टाइम में श्योर शॉर्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा रिवीजन के लिए, और एक अच्छे नंबर को टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर एटम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 है ये। इसका हम लोग रिवीजन वन शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिए कि कैसे कितने कम टाइम में अच्छे ढंग से और 100% इसी नोट से अलावा कुछ नहीं आने जा रहा है पेपर में। आप इसको बार बार रिवीजन करोगे, बार बार आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे तो इजीली आप इसमें 100% क्वेश्चन कर पाओगे। तो जैसा कि सबसे पहला है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल का थिकनेस लिखना जो बहुत ज़रूरी है पेपर में, दैट इज़ 10⁻⁸ मीटर थिकनेस। इससे अल्फा पार्टिकल पास करा। तो अल्फा पार्टिकल पास होने से जो इसका ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। और इस ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल के बीच में, ये ग्राफ भी आपको ड्राइंग करना ही करना है। एक्सपेरिमेंट जब पूछा जाए 2 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी, तो ये ग्राफ ड्राइंग करना है कि किस रेशियो में, किस रिलेशन के साथ ये वेरिएशन है स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ स्कैटर्ड में। इसमें आपको इस पोजीशन पे कंक्लूजन गिवन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ओनली अबाउट द 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय द मोर देन 1 डिग्री, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। तो ये जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यदि 2 मार्क्स में आता है आपको, तो डायग्राम ड्रॉ करना है। जो डायग्राम आपने ये पीछे देखा, ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन। इतना आपको 2 मार्क्स में लिखना है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन पे हम आपको स्टार मार्क कर दें वो समझ लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे, चाहे यूलाइक देखो आप या एग्जाम आइडिया देखो या मूव फास्ट देखो, फिजिक्स का कोई भी बुक आप कंसर्न करो, तो उसमें देखोगे कि क्वेश्चन आप पहले आप ये श्योर शॉर्ट वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, पूरा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देखो किसी बुक का। कोई डाउट होता है आप मैसेज करो, और कोई आपको एनसीईआरटी भी हम सॉल्व करवा रहे हैं साथ साथ, तो इसमें आप देख लेना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आना है कि 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको यही लिखने के लिए आएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये 4 पॉइंट है कि एटम इज कंसिस्ट स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. The core is called nucleus. The size of nucleus is very small as compared to size of atom. The nucleus is surrounded by the suitable number of electrons so that their total negative charge is equal to total positive charge on the nucleus, and atom as a whole is electrically neutral. The electron revolve around the nucleus in a various orbit just as the planet revolve around the sun. The centripetal force required for the revolution is provided by the electrostatic Coulombic attraction force between electron and nucleus. ये आपको 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना है जिट, और लैंग्वेज आपको अपना कैरी करना है, लेकिन आप जितना ज़्यादा बार इस चीज़ को रिवीजन करोगे उतना आप अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये आपको अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कशन करा। वन इज़ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स का, अनदर इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ एटम, ये सेंट्रल लाइन ऑफ एटम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड, दैट
perpendicular distance is called impact parameter. Impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of nucleus when it is far away from the atom. या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि from the center of atom at which the alpha particle gets scattered. जैसा कि आप देख रहे हैं स्कैटरिंग एंगल, ये थीटा स्कैटरिंग एंगल होता है और ये डायरेक्ट आपको फार्मूला, इवन की कंपटीशन हो, नीट एग्जाम हो, जेई मेन हो, कहीं भी इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आता है. इसीलिए इम्पैक्ट पैरामीटर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 मार्क्स का डिफिनीशन और ये फार्मूला आपको मेंशन करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी, इसमें इसी से रिलेटेड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से दो टाइप का डिफिनीशन आता है 1 मार्क्स में. वन इज द इम्पैक्ट पैरामीटर और सेकेंड वन इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में भी आपको एक बार है ना ध्यान दे देना है. दैट इज कॉल्ड आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये होता क्या है ये समझ लीजिए. इस पोजीशन पे आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लीनियर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए फॉर अ मोमेंट, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो 1 मार्क्स का ये डिफिनीशन आ सकता है. इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूस टू 0 फॉर अ मोमेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो ये एक चीज़ नोट्स में मिस हो गया था, तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर लोगे. द नेक्स्ट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल ने 4 पोस्टुलेट्स दिया, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन एंड एन एटम मूव सर्कुलर ऑर्बिट. डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विद द सेंट्रिपिटल फोर्स सप्लाई बाय द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. आपको मैथमेटिकली ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसी फार्मूला के हेल्प से हम आगे का इस चैप्टर का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. लाइक रेडियाई का डेरिवेशन एंड टोटल एनर्जी एंड वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो भी हमें डेरिवेशन पढ़ना है देखेंगे अभी. तो इस पोस्टुलेट्स को यूज़ करके हम डिराइव करेंगे. द सेकेंड पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट whose angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck's constant and n is the number of orbits. An electron moving in an allowed orbit does not radiate any energy. And the fourth one is fourth जो postulates है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो कि ये न्यूक्लियस और दिस इज द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, द एनर्जी लेवल E1, एनर्जी E2. when electron transfer from higher energy level to lower energy level, it release energy equal to h nu. h nu एनर्जी रिलीज करता है, तो h nu is equal to E2 minus E1. दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट्स. इस पोस्टुलेट्स को भी हम यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रल वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज को डिराइव करने में. इसीलिए ये 3 पोस्टुलेट्स या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, या आप इसको यूज़ करके इस फार्मूला को याद रख करके mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r. यहाँ समझ लीजिए कि mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, 1/4πε0 k है और z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज वाई e² और r² इज द रेडियस. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, इक्वल टू nh/2π. एंड हमने थर्ड पोस्टुलेट से बताया कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट रिलीज एनर्जी इक्वल टू h nu. तो इस पोस्टुलेट्स को, इस 3 पोस्टुलेट्स को हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन पार्ट्स में, इसलिए इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और फार्मूला भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आना है. इस पोजीशन पे यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था उस चीज़ का. इसमें
जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको करना है दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन जो आपको करना है वो डेरिवेशन है रेडियाई का डेरिवेशन करना है आपको। फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं, हम डेरिवेशन को D1 लिख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेशन। इसका आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। डेरिवेशन ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेडियाई ऑफ ऑर्बिट कैसे लिखना है, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख देते हैं, एकदम आपको डायरेक्ट जिस अकॉर्डिंग बताया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स फर्स्ट पॉस्टुलेट्स, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी। mv² बाई आर इजकल टू kjd² अपॉन r स्क्वायर, दैट इज mv² इजकल टू kjd² अपॉन r। फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट्स, mvr इजकल टू nh/2 जैसा अभी हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, बोला था याद रखने के लिए। इस पोजीशन से आपको v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, nh/2 mr। इक्वेशन 2 1 एंड 2 इक्वेशन से आपको सॉल्व कर देना है। मास v इजकल टू n² अपॉन 4 स्क्वायर m² r² इजकल टू k का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमने कंसीडर करा है, kz² अपॉन r से r कैंसिल कर दीजिए। r इजकल टू मास से 1 मास क्या है, दैट इज h² n² अपॉन 4 स्क्वायर m k e² z। ये r का रिलेशन आ गया। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज होगा। इसमें इतना जो पोर्शन है h² अपॉन 4 स्क्वायर m k e² कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को r0 और a0 कंसीडर कर सकते हैं n²/z। अब ध्यान से समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में हमें हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है, तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए डायरेक्ट हम r nth ऑर्बिट के लिए a0 n², बोर्ड के लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। a0 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0.53, इसका वैल्यू 0.53, a0 इजकल टू 0.53 एंगस्ट्रम और 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का डायरेक्ट इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल है आपका। हम अभी आपको जब एनसीईआरटी 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो इसमें आपको सॉल्व करेंगे कि आर हाउ टू बी कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट देखेंगे। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के लिए ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ये डेरिवेशन मैक्सिमम, ये डेरिवेशन आना है। 3 डेरिवेशन इस चैप्टर में है, एक रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, दूसरा टोटल एनर्जी और थर्ड वन इज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो फर्स्ट आपको हमने ये करवाया, दैट इज द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट। इसी अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये डेरिवेशन नहीं है, बट आपको डेरिवेशन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला याद करने में इजी होगा। 1 मिनट का टाइम लगना है, तो आप लोग ये समझ लो अकॉर्डिंग, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रहा हूँ, बट आप समझ लो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट mv²/r इजकल टू kjd² अपॉन r²। यहाँ से आपने mv² इजकल टू kjd² अपॉन r एंड सेकेंड पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग mvr इजकल टू nh/2। इस पोजीशन से आपने r का वैल्यू निकाल लेना है, nh इजकल टू 2 mv। इक्वेशन 1 एंड 2 से mv² इजकल टू kjd², r का वैल्यू पुट कर देना है nh
2 पाई mv, मास से मास को कैंसिल कर देना है, 1v। इस पोजीशन पे आपको v इजकल टू आ गया 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन एच एन। अब इस फार्मूला में अगेन हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, दी nth ऑर्बिट के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो v इजकल टू v नॉट जेड बाई एन। अगेन हाइड्रोजन के लिए हमें बोर्ड में पढ़ना है, कंपटीशन में तो जेड का वैल्यू डिफरेंट दिया रहेगा, बट यहाँ बोर्ड में हमें हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है, तो जेड का वैल्यू 1 है, इसीलिए v नॉट का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, c स्पीड ऑफ लाइट 137 और 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आपको फिर से याद रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन वाइज आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें v नॉट का वैल्यू पुट करना है, z का वैल्यू आपके लिए 1 है और n का वैल्यू वैरी करेगा, उस अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका फ्रीक्वेंसी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन आपको डायरेक्ट या तो फार्मूला याद कीजिए, आप डेरिवेशन पूरा करना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इजकल टू न्यू नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब होता है, और यहाँ न्यू नॉट का वैल्यू डायरेक्ट इसी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन होना है, तो न्यू नॉट इजकल टू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज और पर सेकेंड। टाइम पीरियड टी नॉट इजकल टू n⁻³ अपॉन जेड स्क्वायर। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आना है, आपको पता है एमसीक्यू आना है 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स में सिंपल आपसे पूछ देगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या रिलेशन इन द रिलेशन ऑफ, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, डायरेक्ट आपके चॉइस में रहेगा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻³ ये चॉइस आपको मिलेगा, इसलिए फार्मूला आपको ज़रूरी है, आपको हर रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ही होगा, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ये डेरिवेशन करना है इन एन ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फर्स्ट पोस्टुलेट से mv स्क्वायर बाई आर इजकल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आपने लिख लोगे कि mv स्क्वायर इजकल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। वी नो डैट लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, टोटल mv स्क्वायर का वैल्यू आप लिख दोगे हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेडियस के टर्म में ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको माइंड में रखना है इन द टर्म ऑफ रेडियस। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, उसमें कुछ नहीं करा हुआ है, उस टॉपिक को मैंने स्केप करा है इसलिए कि ये समझा दूँ तो वह ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए। इस पोजीशन पे के का वैल्यू पुट कर दिया गया है एनसीईआरटी में, दैट इज़ द 1/2, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के जे डी स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए पूरे एनसीईआरटी में, दैट इज आर। तो इस पोजीशन पे के ई स्क्वायर, जेड का वैल्यू आर लिया है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये नोट्स में भी है और एनसीईआरटी में है। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन और इस रिलेशन में डिफरेंस है, यहाँ के वैल्यू को है ना प्लेस कर दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये न्यू फार्मूला नहीं है, सेम फार्मूला है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों याद रखो, एक याद रखोगे आप उसको डिराइव कर लोगे। इसी में नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, जैसा हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ZE और Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर -1 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k ZE स्क्वायर आर। हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को यदि ऑब्जर्व करें तो ये रिलेशन हमें मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको मिलेगा। ये रिलेशन डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12.15 एडिशनल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12.15। तो आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में। पूरा आपको डिराइव करके नहीं दिखाना है या डायरेक्ट ये नहीं लिखना है। डायरेक्ट आप वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप इसको यूज कर सकते हो। टोटल एनर्जी, यदि हमें टोटल एनर्जी तक हमें डिराइव करना है तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अभी हमने आपको बताया कि हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपने पढ़ा। जब सॉल्व करेंगे आप तो माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर, ये टोटल एनर्जी का रिलेशन इन द टर्म ऑफ आर, ये आपको डिराइव करना है। यहाँ रिलेशन आप कंपेयर करोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन को भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो टोटल एनर्जी का डेरिवेशन, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कशन टोटल एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है टोटल एनर्जी, एक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन के टर्म में। तो अभी हमने टोटल एनर्जी पढ़ाया था आपको कि माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। डेरिवेशन में ये मेंशन नहीं करना है ये पॉइंट। डेरिवेशन आप टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर आर तक ही आपको रुक जाना है। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आर को एन के टर्म में, क्योंकि एन के टर्म में हमें यूज होना है। तो अभी अभी हमने आपको डिस्कशन करा था कि आर का जो रिलेशन होता है दैट इज एच स्क्वायर एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। ये हमने डिस्कशन करा था, आपको बोला था कि ये याद रखना होगा। इस रिलेशन को डायरेक्ट इसमें यूज कर दीजिए तो हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। जेड को आप कंसीडर नहीं कर सकते हो क्योंकि जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है। बार बार ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन में भी यूज हो जाए, चाहे वो नीट हो या जेई हो। डायरेक्ट आना होता है क्वेश्चन, तो आपको दोनों में हेल्प हो जाएगा। तो हाफ 2 से आप कैंसिल कर दो, तो फाइनल रिलेशन आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर मास के स्क्वायर ई पावर 4 जेड स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहाँ भी हम इस रिलेशन में भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पोर्शन कांस्टेंट है, ये फैक्टर। इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको जब कैलकुलेट करके डायरेक्ट याद रखना है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी आपको गिवन होगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल के लिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए और अदर कंसेप्ट के लिए भी। तो ये एक स्मॉल कंसेप्ट है आपको टोटल एनर्जी का इन द टर्म ऑफ एन के टर्म में। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, इस रिलेशन के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन आना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्राइंग के लिए आता है। जब आप 10 ईयर पेपर देखोगे तो 10 ईयर पेपर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि बार बार ये क्वेश्चन आया है। एनर्जी लेवल डायग्राम को डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। तो एन इज इक्वल टू जब 1 लेंगे दैट इज ग्राउंड स्टेट, ध्यान से समझना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और इसके लिए एनर्जी लेवल E1 दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ बच्चा गलती करता है, यदि पूछता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू 3 कंसीडर कर लेता है। नहीं, n का वैल्यू 4 कंसीडर करना है। यह मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा गलती करता है, तो इसीलिए माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 आपको 5 तक याद रखना है। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5।
दैट इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आप इस चीज़ को आप समझ लेना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इजकल टू 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N इजकल टू 5 दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद भी रखना है। और एनर्जी लेवल डायग्राम 2 मार्क्स में आए तो इस चीज़ को आपको कंसीडर भी करना है, इसको आपको लिखना भी है, नोट भी करके पहले नोट करेंगे तब आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप एक लाइन N इजकल टू 1 E इजकल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N इजकल टू 2। आप फिगर को और क्लियर समझने के लिए NCERT आप देख सकते हो, NCERT में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N इजकल टू 3, N इजकल टू 4। आफ्टर डैट NCERT में आप देखोगे तो एक क्लाउड या पेयरिंग एक होता है, दैट इज N इजकल टू इन्फिनिटी, E इजकल टू 0। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। बच्चा गलती क्या करता है, एनर्जी लेवल डायग्राम में स्पेक्ट्रल सीरीज ड्रॉ करके आ जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, इसीलिए ये चीज़ बता दिया जा रहा है कि किस क्वेश्चन में क्या हमें ऐसा करना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको ये लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ नहीं करना है। एंड द लास्ट डेरिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ये डेरिवेशन है लास्ट। अभी हमने समझाया था कि थर्ड पोस्टुलेट्स को यूज़ करेंगे, H इजकल टू E2 माइनस E1। अब यहाँ देखना बेटा, बार बार आपको अपने अकॉर्डिंग माइंड में सेट करना होगा कि E2 क्या है, E1 क्या है। तो समझ लीजिएगा आप, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। इसका एनर्जी लेवल E1, इसका एनर्जी लेवल E2। हमें यहाँ फिजिक्स में इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ना है। इमिशन स्पेक्ट्रल मीन्स कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। तो हायर एनर्जी लेवल मीन्स E2 हमारा इनिशियल हो गया। ये गलती बार बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल में और कंसेप्ट में। E2 हमारा इनिशियल है और E1 हमेशा फाइनल है। तो ये हमें कंसीडर करके चलना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि E2 हमारा इनिशियल है। तो यहाँ पे मैं और मेंशन कर दूँ कि E2 हम इनिशियल को लेके चलेंगे EI और E1 हम फाइनल को लेके चलेंगे EF। तो H न्यू इजकल टू SC बाई लेमडा इजकल टू E2। अभी आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी का N के टर्म में रिलेशन हमने पढ़ाया था, उसको डायरेक्ट यूज करना है। -2 पाई स्क्वायर MK² E⁴ Z²। मैं Z फिर से कंसीडर कर रहा हूँ, बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। बोर्ड के लिए Z का वैल्यू 1 है, लेकिन आप कंपटीशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हो। तो Z का वैल्यू हमें कंसीडर करना है, इसलिए Z मैं बार बार लिख रहा हूँ। H² N²। अब इस पोजीशन पे N2 है तो 2 इनिशियल है, तो इनिशियल Ni² माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर मास K² E⁴ Z² अपॉन H²। अब इस पोजीशन पे N फाइनल का स्क्वायर 1 बाई वेवलेंथ। अब देखो हम 2 पाई जो कांस्टेंट है उसको हमने 2 पाई MK E² E⁴ Z² H⁴ C माइनस माइनस प्लस, तो हमने इसको इस ढंग से रीअरेंज कर दिया। अब इस रिलेशन में हम ये देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। Z तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, बट ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज 1 बाई वेवलेंथ इजकल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RB Z² 1 अपॉन NF² माइनस 1 अपॉन Ni²। इस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और ये डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। RB का वैल्यू अलग अलग बुक में अलग अलग है। NCERT में 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर यूनिट ध्यान देना है, या हम इसको 1.1 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगा। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 है। एक रिलेशन आपको पढ़ना है इसी में, वेव नंबर क्या होता है,
न्यू बार दैट इज 1 बाय वेवलेंथ। तो रिलेशन सेम हो जाएगा, वेव नंबर कैलकुलेट करने को बोले या वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल सीरीज कैलकुलेट करने को बोले, दोनों सेम आ जाएगा। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे स्पेक्ट्रल सीरीज को हम डिफाइन करेंगे कि 5 टाइप का स्पेक्ट्रल सीरीज होता है। उस 5 टाइप के स्पेक्ट्रल सीरीज को इसी रिलेशन के बेसिस पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं। NCERT भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से भी। तो फर्स्ट सीरीज है आपको लाइमन सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन सीरीज। कोई क्वेश्चन नहीं आना है, न्यूमेरिकल आना है या डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाइज करता, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइज करता। अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आना है, इसलिए कोई अलग से डेरिवेशन नहीं है। और जो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज का डेरिवेशन है यहीं तक आपका कंप्लीट है। यहाँ न्यूमेरिकल के लिए आप स्पेक्ट्रल सीरीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए NF का वैल्यू 1 और NI का वैल्यू 2, 3 इन्फिनाइट तक आप ले सकते हो। यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JEE मेन में भी 4 बार आ चुका है, नीट में तो कितनी बार आया कोई ठीक नहीं है, बार बार कन्फ्यूजन होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है। और इसको हम डिफरेंट, जब हम फार्मूला का एक पूरे मॉडर्न फिजिक्स के फार्मूला का एक वीडियो बना के देंगे, उसमें हम आपको और ये टिप्स बताएंगे कि कैसे इसको हम याद रखें कि हम कंपटीशन में या बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए कम टाइम में उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर आपको इस फार्मूला में आप पुट करके वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम का कंडीशन बता दे रहे हैं, NF = 1 और ये बार बार स्टूडेंट से गलती होता है 2 to 1 होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। और मिनिमम के लिए NF = 1 और NI = इन्फिनिटी। अब ध्यान समझना, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अल्फा लाइन के लिए कंसीडर कंडीशन हो जाएगा NF = 1 और NI = 2। अब हमारे पास टाइम सेव करना है, टाइम को बचाना है ऑब्जेक्टिव के लिए या आगे के लिए, तो हमें ये है कि हम इस पे पुट करके डायरेक्ट याद कर लेंगे। इतना होमवर्क आप लोग कर लेना। बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज NF = 1 और NI = 3। तो अल्फा और बीटा, इसके आगे भी होता है बट आपके लेवल में अल्फा और बीटा ही पढ़ना है। तो अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बारे में। और ये लाइमन सीरीज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, किस रीजन में लाइज करता है, तो UV रीजन में लाइज करता है। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कितना रेंज है, 91 नैनोमीटर टू 121 नैनोमीटर, इस रेंज में अल्फा का वेवलेंथ इस रेंज में लाइज करता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि टोटल सम ऑफ टोटल जो याद करना है NCERT का ही पेज है। आप देखिए यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न, इसमें गिवन नहीं है। लाइमन के लिए ये जो मैंने अभी लिखा था 91, 120, 122 नैनोमीटर, ये आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाल्मर के लिए 365, 656 रेंज में, ये आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में हेल्प होगा। और पास्टन के लिए 820 नैनोमीटर और 1875 नैनोमीटर, ये आप याद रख लेंगे तो आपको कंपटीशन से लेकर के बोर्ड में आपको हेल्प होगा। ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, जैसा कि हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करा था, बट ये देखिए जैसा वहाँ उस पोजीशन पे ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, एनर्जी लेवल जो बताया था उस चीज़ को कंसीडर करना है। ये रिलेशन सब आपको डेरिवेशन हमने डिस्कशन कर दिया है। यहाँ देखिए जो मैं लिख रहा था कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाइज करता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पास्टन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में और पीफर्न भी इंफ्रारेड रीजन में लाइज करता है। इसका फाइनल और इनिशियल का लिमिट गिवन है आपको। लाइमन के लिए जैसे बताया कि फाइनल 1 है और इनिशियल 2, 3, 4 है। बाल्मर के लिए फाइनल 2 है और इनिशियल 3, 4, 5 है। पास्टन के लिए NF = 3 है और NI = 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक है। इस ढंग से आपको ये रेंज गिवन है। ये आपको इससे न्यूमेरिकल में हम जब डिस्कशन करेंगे NCERT तो किस टाइप से सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व इसमें आपको हेल्प होगा और ये याद रखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस रीजन में लाइज करता है, और जैसा कि समझाया था अल्फा लाइन ऑफ लाइमन और बीटा लाइन ऑफ लाइमन, इसी ढंग से अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, अल्फा लाइन बाल्मर सीरीज के लिए यदि आपको बात करें तो NF = 2 और NI = 3। तो आपको कंपटीशन में या बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ लाइमन टू द अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर।
तो आप इस कंडीशन को कंसीडर करके कैलकुलेट करके भी डायरेक्ट याद रखोगे, जो कि फार्मूला वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको याद करके रखना है। तो इस अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो और होप है कि आपको हेल्प होगा। कम टाइम में आप पूरा चैप्टर, नॉट अ सिंगल पॉइंट इसमें कोई नहीं छूटा है, आप इसको बार बार देखो, बार बार रिवीजन करो और बार बार रिवीजन करके, है ना, इसमें कोई डाउट होता है तो मैसेज करो, बट इससे एक्स्ट्रा बोर्ड में कुछ भी नहीं आना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टाइप से श्योर शॉर्ट वीडियो न्यूक्लियाई का, और ये भी एनसीईआरटी में है बट ये सिलेबस में नहीं है, इस बार रिमूव है सिलेबस में, तो इसीलिए ये तो नोट्स में है बट सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज़ को आपको कंसीडर नहीं करना है। वो तो मैं आपको जब क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो एक एक बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आना है, वही बोर्ड में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, या एनसीईआरटी का हो या प्रीवियस ईयर में, जो क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा उसी क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको आना है।